हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। जेसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में होता है। एस प्रावस्था, कोशिका विभाजन में इंटरफेज में एस प्रावस्था आती है। इस एस प्रावस्था के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का है, अर्ध संरक्षी प्रकार का है। अर्ध संरक्षी का मतलब यह है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं और जो नया डीएनए बन रहा है उस डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना होगा और एक स्ट्रैंड नया बनेगा। इस अर्ध संरक्षी प्रतिकृति सेमी कंजर्वेटिव नेचर को एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किया गया है मिशेल्सन और स्टाल के द्वारा। मिशेल्सन और स्टाल का प्रयोग है, इन्होंने इसको प्रूफ किया सेमी कंजर्वेटिव नेचर। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। इन्होंने सबसे पहले ई कोलाई, इसीरिया कोलाई, इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले एक संवर्धन माध्यम बनाया। देखिए ये कल्चर मीडियम बनाया जिसमें ये ई कोलाई को ग्रो करवा रहे हैं। इस कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में यूज किया। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर ये जो नाइट्रोजन है वो N15 युक्त है, यानी नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो N15 है, यानी ये नाइट्रोजन का समस्थानिक है। लगातार कई पीढ़ियों तक जब ई कोलाई को यहां पर कल्चर करवाया तो ई कोलाई का सारा डीएनए जो है वो N15 युक्त हो गया। अर्थात इस ई कोलाई के डीएनए में जितना भी नाइट्रोजन है वो N15 युक्त है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस ई कोलाई जीवाणु को इस कल्चर मीडियम से निकाल करके एक नॉर्मल कल्चर मीडियम, सेम कल्चर मीडियम में डिफरेंस ये है कि यहां पर NH4Cl नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में जो लिया है, इसमें जो नाइट्रोजन है वो N15 में होकर के N14 है। तो जाहिर सी बात है कि अब यदि रेप्लिकेशन हुआ तो जो नया डीएनए बनेगा उसमें नाइट्रोजन का स्रोत ये है, तो जो नाइट्रोजन होगा वो N14 युक्त होगा। अब देखिए, अब जब इस कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई जा रही है, कल्चर करवाया जा रहा है, तो हम इस बात को जानते हैं कि जीवाणु लगभग 20 मिनट में अपनी प्रतिकृति कर लेता है, अपना विभाजन करता है और 20 मिनट में जीवाणु का डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। तो 20 मिनट बाद जब जीवाणु का कल्चर करवा लिया गया और उसका डीएनए आइसोलेट किया गया, तो जो हमें जीवाणु प्राप्त हुए उसमें जो डीएनए प्राप्त हुआ है वो डीएनए हाइब्रिड प्रकार का है। हाइब्रिड प्रकार का मतलब देखिए, ये जो डीएनए है, इस डीएनए में एक स्ट्रैंड जो है वो N15 युक्त है और एक स्ट्रैंड है वो N14 युक्त है। यानी देखो, जो पहला डीएनए था उस डीएनए में दोनों स्ट्रैंड जो थे वो N15 युक्त थे, क्योंकि नाइट्रोजन का स्रोत वहां पर ये रेडियोएक्टिव, ये समस्थानिक N15 था। ध्यान दीजिए, ये भारी समस्थानिक है पर ये रेडियोएक्टिव नहीं है। N15 नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है पर ये रेडियोएक्टिव नहीं है। अब जब 20 मिनट बाद में जब रेप्लिकेशन पूरा हो गया और एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, तो इन दोनों डीएनए में जो एक स्ट्रैंड है वो N15 का है और एक स्ट्रैंड है वो N14 का है। सेम यहां पर N15 का और N14 का, यानी हमारे पास हाइब्रिड प्रकार का डीएनए आया है 20 मिनट बाद। और जब हम 40 मिनट बाद करेंगे तो हमें
आधा डीएनए जो है वो हाइब्रिड मिलेगा और आधा जो डीएनए है वो हल्का प्रकार का मिलेगा। डीएनए के भारी स्ट्रैंड और हल्के स्ट्रैंड को हम सीजियम क्लोराइड युक्त ग्रेडियंट से हम इसको अलग कर सकते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट का डायग्राम देखिए, इसमें सबसे पहले ये डीएनए N15 युक्त है, क्योंकि इसे N15 युक्त कल्चर मीडियम में ग्रोथ करवाया गया। 20 मिनट बाद जब हम इसको सामान्य मीडियम में ले आते हैं, सामान्य मीडियम में लाने के बाद, सामान्य मीडियम का मतलब है जहां पे नाइट्रोजन का स्रोत N14 युक्त डीएनए है, वहां पर लाने के बाद 20 मिनट बाद जब डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हो गया तो हमारे पास ये जो डीएनए प्राप्त हुए डीएनए खंड है, ये हाइब्रिड प्रकार के हैं, जिनके अंदर एक स्ट्रैंड जो है वो N15 का है और एक स्ट्रैंड है वो N14 का है, हाइब्रिड प्रकार का डीएनए। फिर वापस 20 मिनट बाद में यानी 40 मिनट बाद में 2 डीएनए से 4 डीएनए बनेंगे। तो डीएनए का जो हल्का स्ट्रैंड अलग हुआ है उसके साथ हल्का स्ट्रैंड बनेगा और जो भारी है उसके साथ भी हल्का स्ट्रैंड बनेगा, यानी डीएनए के 2 स्ट्रैंड है वो तो हाइब्रिड प्रकार के होंगे और डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है वो हल्के प्रकार के होंगे। कैसे पता चलेगा? जब हम इसका सीजियम क्लोराइड युक्त मीडियम में जब इसका हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये है कि जब पदार्थों को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाते हैं तो वो अपने ग्रेडियंट के बेस पर जो भारी है वो नीचे और जो हल्का है वो ऊपर व्यवस्थित हो जाता है। तो शुरुआत में जब किया गया तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, ध्यान दीजिए यहाँ पे N15 है, दोनों स्ट्रैंड है वो N15 युक्त है और वो भार के कारण नीचे की ओर है। दूसरे में देखिए 20 मिनट बाद यहां पर जो डीएनए प्राप्त हुआ है ये हाइब्रिड प्रकार का है, इसमें एक स्ट्रैंड N14 युक्त है और एक स्ट्रैंड N15 युक्त है, हाइब्रिड प्रकार का है। तो अगर आप इसके कंपेयर में इसको देखें तो ये स्ट्रैंड थोड़ा सा ऊपर की ओर है, जाहिर सी बात है ये भारी है, इसके कंपेयर में ये थोड़ा हल्का है तो ये थोड़ा ऊपर की ओर है। जब 40 मिनट बाद हम देखेंगे तो हमें 2 बैंड प्राप्त होंगे। एक बैंड जो है उसमें दोनों स्ट्रैंड N14 युक्त यानी हल्का डीएनए है और एक जो स्ट्रैंड है, एक जो बैंड हमें प्राप्त हुआ उसमें हाइब्रिड प्रकार का डीएनए है N14 N15। जरा सोचो अगर ये काम हमने अगर 60 मिनट बाद में किया होता तो क्या होता? तो देखिए इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती, एक बैंड हमें यहां पे प्राप्त होता जो कि N14 N15 का है और एक बैंड हमें यहां पे प्राप्त होता, और ये बैंड जो है वो सर देखो ये जो बैंड है ये आप इसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा मोटा है ना, क्योंकि यहां पर N14 युक्त डीएनए की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आगे बैक्टीरिया ग्रो करता जाएगा N14 यानी हल्के डीएनए की मात्रा बढ़ती जाएगी और जो N14 हाइब्रिड युक्त है वो डीएनए स्ट्रैंड हमेशा 2 ही रहने वाले हैं, क्योंकि हम सामान्य नाइट्रोजन वाले मीडियम में बैक्टीरिया का कल्चर करा रहे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है मेसल्सन ओस्टाल का, ये एक्सपेरिमेंट ये सिद्ध करता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का है। अब देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। देखो डीएनए रेप्लिकेशन में मशीनरी और एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं? तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक एंजाइमों में पहला है हेलिकेज, दूसरा है टोपोआइसोमेरेज, तीसरा है एसएसबी प्रोटीन, चौथा है प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज, पांचवा है डीएनए पॉलीमरेज और लास्ट है डीएनए लाइगेज। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के साथ हमें चाहिए डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपी इसमें 4 प्रकार के डीएटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी और डीजीटीपी। हम जानते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है
वो क्रियाकारक के रूप में कार्य करते हैं। यहां पर ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये दो काम करेंगे, एक तो ये सबस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे, और दूसरा यहां पर जो ट्राइफॉस्फेट है, ध्यान दीजिए ट्राइफॉस्फेट है, ये जो 3 फास्फेट समूह है यहां पर, ये फास्फेट समूह यहां से टूटेंगे, और फास्फेट समूह टूटेंगे तो देखिए यहां पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, यहां पे फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 फास्फेट ग्रुप। देखिए ये न्यूक्लियोटाइड की एक आउटलाइन स्ट्रक्चर है, ये 3 नंबर कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, आप इस बात को जानते हैं। अब ये जो ट्राइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट टूटेगा और यहां से 2 फास्फेट टूट करके पायरोफॉस्फेट के रूप में अलग हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, ये तो डीएनए रेप्लिकेशन में काम आ जाएगा, और यहां से ये 2 फास्फेट हैं वो अलग हो जाएंगे, इन्हें हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो उस समय ऊर्जा मुक्त होती है, और ये ऊर्जा डीएनए रेप्लिकेशन में काम आती है। हम इस बात को जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक खर्चीली प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आवश्यक ऊर्जा यहां से प्राप्त होती है। अच्छा, ये जो पायरोफॉस्फेट हैं, ये पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में टूटेंगे और इस दौरान भी ऊर्जा मुक्त होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भी ऊर्जा मुक्त हो रही है वो ऊर्जा डीएनए रेप्लिकेशन में काम आती है। तो देखिए ये एंजाइम चाहिए, और इसके अलावा ये डीएनडीपी, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हमें जरूरी होगी। आप देखिए एंजाइमों का कार्य, सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं, और दोनों स्ट्रैंडों को अलग करने का कार्य जो एंजाइम करता है वो हेलिकेज। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक निश्चित स्थान से प्रारंभ होता है, उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृति कुछ निश्चित स्थानों से प्रारंभ होती है, उस स्थान को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या शॉर्ट में ओराई बोल देते हैं। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में एक और यूकैरियोट्स में बहुत सारे होते हैं। यानी हमारे अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए कई स्थानों से अनवाइंड होता है, जबकि इकोलाई या अन्य जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनमें एक स्थान से अनवाइंड होना प्रारंभ होता है। अनवाइंड करने का काम कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों को अलग करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके। दूसरा देखिए टोपोआइसोमरेज। जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं उस समय एक तनाव उत्पन्न होता है, और उस तनाव को दूर करने का काम करता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम। तीसरा देखिए एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी का पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। हम इस बात को जानते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। हेलिकेज ने जब उनको खोला है तो वो कंप्लीमेंट्री होने के कारण वो वापस जुड़ सकते हैं एक दूसरे से, तो इन्हें अलग रखने का काम करता है एसएसबी प्रोटीन। आगे देखिए अगला एंजाइम प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए का रेप्लिकेशन जो एंजाइम करता है वो मुख्यतः डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रतिकृति की शुरुआत नहीं कर सकता। प्रतिकृति की शुरुआत या रेप्लिकेशन की शुरुआत जो एंजाइम करेगा वो है आरएनए पॉलीमरेज। ये प्राइमर बनाता है, ये आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा प्राइमर, और प्राइमर जो होते हैं
वो आरएनए के अणु होते हैं। प्राइमर जो होता है वो आरएनए का अणु होता है, और प्राइमर बनने के बाद ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करना स्टार्ट करेगा और ये प्रतिकृति करेगा। देखिए, डीएनए पॉलीमरेज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है इसको हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि कॉर्नबर्ग नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको खोजा था। ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद जो प्राइमर है, आरएनए मॉलिक्यूल है, उनको हटाया जाता है। तो उन आरएनए अणुओं को हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, और आरएनए मॉलिक्यूल यानी प्राइमर को हटाने के बाद वहां पे जो गैप बना है उस गैप को भरने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड की अनुपस्थिति में काम करता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों का जो मेन रोल है वो डीएनए रिपेयरिंग में है। डीएनए रिपेयरिंग में इन दोनों का मेन रोल है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो तीनों एंजाइम है ये डीएनए का रेप्लिकेशन, हम इस बात को जानते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5 से 3 दिशा में होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो इन तीनों एंजाइमों में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए रेप्लिकेशन एक्टिविटी इन तीनों में पाई जाती है। तीनों डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। इसके अलावा इन तीनों एंजाइमों में 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी पाई जाती है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान यदि कोई मिसमैच न्यूक्लियोटाइड आ जाता है तो उसको हटाया जा सके, तो डीएनए रिपेयर में काम आता है। तो इनके अंदर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी पाई जाती है। ध्यान दीजिए, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी पाई जाती है। डीएनए के रेप्लिकेशन में देखिए, इस डायग्राम से देखिए एक बार, ये देखो, ये डीएनए रेप्लिकेशन का एक डीएनए रेप्लिकेशन को दर्शाता हुआ एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अलग अलग एंजाइम दिखाए गए हैं। सबसे पहले देखो ये एंजाइम हेलिकेज, डीएनए स्ट्रैंडों को अनवाइंड करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों को अलग करता है। उसके बाद इसको देखिए टोपोआइसोमेरेज, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो तनाव उत्पन्न हुआ है उस तनाव को, उस टेंशन को दूर करने का काम डीएनए पॉलीमरेज करता है, सॉरी ये जो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है ये करता है। उसके बाद देखिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हुए हैं उनके ऊपर जुड़ी हुई है और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों को वापस जुड़ने से रोकती है। अगला एंजाइम देखिए आरएनए प्राइमर, इस आरएनए प्राइमर का निर्माण प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज करता है। और डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। लास्ट डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में मदद करता है। इस रेप्लिकेशन में देखिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड पर डीएनए लगातार बन रहा है और ऊपर वाले स्ट्रैंड पे देखिए डीएनए टुकड़ों में बन रहा है। तो जिस स्ट्रैंड पर डीएनए लगातार बनता है
उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और जिस डीएनए स्ट्रैंड पर डीएनए टुकड़ों में बनता है उसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए, एक स्ट्रैंड पर डीएनए लगातार बन रहा है और दूसरे में टुकड़ों में बन रहा है। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड पर जो डीएनए लगातार बन रहा है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में डीएनए अनवाइंड हो रहा है, डीएनए खुल रहा है। तो जैसे जैसे डीएनए खुलेगा वैसे वैसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे और डीएनए का रेप्लिकेशन होता चला जाएगा। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पर देखिए, डीएनए टुकड़ों में बन रहा है क्योंकि डीएनए जिस दिशा में डीएनए खुल रहा है, अनवाइंड हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इसे बार बार डीएनए के खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत कर नहीं सकता है तो बार बार हमें प्राइमर ऐड करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से डीएनए जो छोटे छोटे खंडों में बनता है और उन डीएनए खंडों को हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इन्हें ओकाजाकी खंड कहा गया। तो डीएनए का रेप्लिकेशन इस तरह से इन विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से पूरा होता है और एस प्रावस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है। अगर एस प्रावस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद अगर कोशिका डिवाइड नहीं होती है तो कोशिका में पॉलीप्लॉइडी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उम्मीद है आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।